Hello everyone, this is Satyam and welcome to English with Satyam. माय डियर फ्रेंड्स, आई होप कि आप सभी लोग स्वस्थ होंगे और अपनी स्टडीज़ में पूरी डेडिकेशन और कमिटमेंट के साथ इंगेज्ड होंगे। ठीक दोस्तों, और क्विक रिवीजन बैच की दोस्तों आज ये दूसरी क्लास है। ठीक है, आई होप आपने पहली क्लास को राइट डाउन किया होगा, अच्छे से प्रॉपर समझा होगा। ठीक है, समझने वाली बात तो दोस्तों हमें करनी नहीं है, क्योंकि हमें क्विकली चीज़ों को रिवाइज करना है, तो हम तेज़ी से चीज़ों को करेंगे। ठीक दोस्त, तो आइए स्टार्ट करते हैं। ये हमारी क्लास 2 है और आज क्लास 2 का कल की क्लास में दोस्तों हमने 5 कॉन्सेप्ट किए थे, राइट। तो उसी दोस्तों श्रृंखला को हम आगे बढ़ाते हैं और आप लिखेंगे यहाँ पर कॉन्सेप्ट नंबर 6। कॉन्सेप्ट नंबर 6 ध्यान से देखिएगा। ठीक है, कॉन्सेप्ट नंबर 6 दोस्तों ये है, ये दोस्तों कॉन्सेप्ट रिलेटेड है कंजंक्शन से। ये दोस्तों कॉन्सेप्ट रिलेटेड है किससे? आपके टॉपिक कंजंक्शन से। ध्यान से देखिएगा दोस्त। ठीक है, कुछ इंपॉर्टेंट पेयर आपके सामने मैं लिख रहा हूँ, पहले इनको ध्यान से देख लीजिएगा। ठीक है, जैसे जैसे ईदर, ठीक है, ईदर का पेयर दोस्तों बनता है और से, ठीक। और नीदर, नीदर का पेयर माय डियर फ्रेंड्स बनता है नॉर से। किससे बनता है? नॉर से बनता है। ये बात हमें पता होनी चाहिए कि ईदर का पेयर बनता है और से, नीदर का पेयर बनता है नॉर से। ठीक, दूसरी चीज़, अब दोस्तों ध्यान समझिए, यहाँ पर एक तो ईदर आता है इनके पेयर से, कि कभी ईदर के पेयर कर देता है नॉर से और कभी नीदर के पेयर कर देता है और से। तो ये ध्यान रखना है कि ईदर के पेयर और से, नीदर के पेयर नॉर से। ठीक है, दूसरी बात दोस्तों, इसमें दूसरा ईदर आपसे पूछता है, इसमें आपसे दूसरा ईदर पूछता है वर्ब से रिलेटेड, वर्ब से रिलेटेड। ठीक है, वर्ब तो दोस्तों इसमें जो वर्ब होती है, मान लीजिए दो सब्जेक्ट कनेक्टेड हैं, हम मान लेते हैं कि इससे, मान लीजिए यहाँ पर एक सब्जेक्ट है, एक सब्जेक्ट 1 है और मान लेते हैं यहाँ पर एक सब्जेक्ट 2 है। वैसे यहाँ पर मान लेते हैं एक सब्जेक्ट 1 है और एक सब्जेक्ट यहाँ पर 2 है। ठीक, तो अब बात करेंगे कि दो सब्जेक्ट हैं, तो वर्ब किसके बेस पर आएगी? फर्स्ट सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग कि सेकंड सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। तो दोस्तों ध्यान रखना है कि जो इन सेंटेंसेस में अगर दो सब्जेक्ट इधर और या नीदर नॉर से जुड़े होते हैं, तो दोस्तों तो जो वर्ब होती है वो नियरेस्ट सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग होती है, वो नियरेस्ट सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग होती है। अब नियरेस्ट सब्जेक्ट वो सब्जेक्ट 1 भी हो सकता है, वो सब्जेक्ट 2 भी हो सकता है। कौन सा नियर है, कौन सा नियर होता है? तो इसकी जो वर्ब होती है किसके अकॉर्डिंग होती है? नियरेस्ट सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग हम यूज करते हैं। ठीक है, बात क्लियर? चलिए जैसे बात करते हैं दोस्तों इस पर एग्जाम्पल की, ध्यान से देखिएगा सभी मेरे प्यारे भाई को ध्यान से देखेंगे। ठीक है, तो जैसे दोस्तों मैंने एग्जाम्पल लिया कि राम राम और या दोस्तों ईदर राम नॉर हिज फ्रेंड्स नॉर हिज फ्रेंड्स नॉर हिज फ्रेंड्स नॉर हिज फ्रेंड्स ठीक है, हैज़ और हैव डन हिज और दियर वर्क, हिज और दियर वर्क, हिज और दियर वर्क। चलिए दोस्तों, चलिए देखिए ध्यान से दोस्तों, तो पहला है ईदर, ईदर पैर किससे बनता है? और से बनता है। तो पहली मिस्टेक यहाँ पर क्या होगा? यहाँ पर होगा और, ठीक है, पहली मिस्टेक यहाँ पर हो गई, ईदर राम और हिज फ्रेंड्स। ठीक है, अब देखो ये दोस्तों आपकी वर्ब है ना, अभी आपकी मतलब यहाँ से आपको पता लगाना है कि हम यहाँ पर हैज का यूज करेंगे कि यहाँ पर हम हैव का यूज करेंगे, ये आपको फाइंड करना है ना।
कि यहाँ हम हैज का यूज करेंगे, यहाँ पर हम हैव का यूज करेंगे। तो इसके नियरेस्ट कौन है बताओ? नियरेस्ट हिज फ्रेंड्स है कि नियरेस्ट राम है, सबसे पास। तो कहोगे सर इसके सबसे पास हिज फ्रेंड्स है, और हिज फ्रेंड्स हमारा एक प्लूरल नाउन है, तो क्या हो जाएगा सर? सर यहाँ पर हो जाएगा हमारा हैज, ना कि होगा हैव, पहली चीज़। अब जबकि सब्जेक्ट है हिज फ्रेंड्स, ठीक है, तो इसके अकॉर्डिंग यहाँ पर ये जो आपका पजेसिव एडजेक्टिव है ये कौन सा आएगा? यहाँ पर क्या आएगा? डियर होगा, ना कि क्या होगा? हिज होगा, ठीक है। क्योंकि सब्जेक्ट यही फंक्शन कर रहा है ना, इसके अकॉर्डिंग है, तो इसके अकॉर्डिंग आपकी वर्ब होगी और इसके अकॉर्डिंग आपकी एडजेक्टिव भी होगी, ठीक दोस्त। तो ईदर राम और हिज फ्रेंड्स हैव डन दियर वर्क, ये हमारा सही हो जाएगा, ठीक दोस्त। चलिए आगे दोस्तों बात करते हैं। आगे दोस्तों देखिएगा, अगला दोस्तों जैसे हमने एग्जाम्पल लिया, नीदर सुरेश और आई, नीदर सुरेश और आई इज रेडी टू हेल्प यू, रेडी टू हेल्प यू, ठीक है। अब जैसे ये दोस्तों क्वेश्चन है, सभी लोग ट्राई करेंगे कि मिस्टेक कहाँ पर है, ठीक है। नीदर सुरेश, तो पहली मिस्टेक यहाँ पर नीदर पेयर किससे बनेगा? नॉर से, तो नीदर सुरेश, ठीक है, और आई। अब यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब है, तो ये जो हेल्पिंग वर्ब है वो नियरेस्ट सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग आनी चाहिए, यानी आई के अकॉर्डिंग आनी चाहिए। अब तो आई है, आई के साथ तो हम क्या लगाते हैं? एम लगाते हैं, तो क्या होगा? एम होगा। तो नीदर सुरेश नॉर आई एम रेडी टू हेल्प यू, तो क्या हो जाएगा? यहाँ पर एम हो जाएगा, ठीक दोस्तों, क्या हो जाएगा? एम हो जाएगा, ठीक है। और वही दोस्तों सेम कॉन्सेप्ट यहाँ पर भी आता है, किसके लिए? जैसे आपके दो सब्जेक्ट जुड़े हों नॉर या और से, तब भी जो आपकी वर्ब होती है वो नियरेस्ट सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग आती है। जैसे मैं आपसे एग्जांपल ले लेता हूँ, जैसे हमने कहा इज़, ठीक है दोस्तों, इधर के रूप में बनाते हैं ताकि आपको और करने में अच्छा पसंद आए। आर ही और यू विल, आर ही और यू रेडी टू गो देयर, रेडी टू गो देयर। चलिए दोस्त ध्यान से देखिएगा, ठीक है दोस्तों। तो क्या हो जाएगा? अब ध्यान से देखो, आप कहोगे सर यहाँ पर ये आपकी हेल्पिंग वर्ब है, ये आपकी हेल्पिंग वर्ब है। अब इसकी नियर कौन है? नियर ही है कि नियर यू है? आप कहोगे सर यू तो दूर है, नियर कौन है? नियर ही है। तो ही के अकॉर्डिंग यहाँ पर क्या होगा? ही के अकॉर्डिंग दोस्त यहाँ पर क्या होगा? इज होगा, क्या होगा? इज होगा। तो इज ही और यू रेडी टू गो देयर, ये क्या हो जाएगा? हमारा करेक्ट सेंटेंस दोस्तों हो जाएगा। तो आई होप आपने यहाँ तक कॉन्सेप्ट को अच्छे से समझा होगा, ठीक है दोस्तों, इसमें बात क्लियर। चलिए अब मूव करते हैं अपने नेक्स्ट कॉन्सेप्ट की ओर, अब मूव करते हैं दोस्तों अपने हम नेक्स्ट कॉन्सेप्ट की ओर, ठीक है। चलिए दोस्तों तो मूव करते हैं नेक्स्ट कॉन्सेप्ट की ओर। कॉन्सेप्ट नंबर 6 हो गया, अब बात करते हैं कॉन्सेप्ट नंबर 7 की। कॉन्सेप्ट नंबर 7, तो सभी स्टूडेंट्स कॉन्सेप्ट नंबर 7 को ध्यान से देखेंगे। कॉन्सेप्ट नंबर 7 दोस्तों क्या है? ये दोस्तों मैं कॉन्सेप्ट ले रहा हूँ नाउन चैप्टर से, ठीक है। जैसे दोस्तों मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा कि द ज्यूरी हैज़ और हैव टेकन ठीक है, इट्स हिज और दियर डिसीजन, चलिए दोस्त। और दूसरा मेरा आपसे क्वेश्चन ये रहेगा, कि दी कॉमेटी हैज़ और हैव divided
divided, the committee has or have divided in his, her, its or their opinion, their opinion, opinions, their ओपिनियन। ठीक है, चलिए सभी लोग बताएंगे। अब दोस्तों मेरा आपसे सवाल यह है, पहले सेंटेंस में द ज्यूरी के बाद यहाँ पर हैज़ या हैव होगा, इसके टेकन के बाद इट्स, हिज और दियर होगा, और यहाँ पर हैज़ और हैव होगा कि यहाँ पर हिज होगा, हर होगा, इट्स होगा, दियर होगा। ठीक है, ठीक है दोस्त। चलिए, तो अब ये दोस्तों जो मैं कॉन्सेप्ट बताने जा रहा हूँ इसी के बेस, ये क्या है, इसी के बेस पर ये आपसे मैंने क्वेश्चन पूछा है। अब आइए बात कर लेते हैं कॉन्सेप्ट की सबसे पहले। तो दोस्तों यहाँ कॉन्सेप्ट देखिएगा, कॉन्सेप्ट ये है कि जो आपका कॉन्सेप्ट ये दोस्तों है, कॉन्सेप्ट ये दोस्तों ये है कि जो आपका कलेक्टिव नाउन होता है, जो आपका कलेक्टिव नाउन होता है, कलेक्टिव नाउन, जो आपका कलेक्टिव नाउन होता है, ये दो प्रकार से फंक्शन करता है। कितने प्रकार से? ए माय डियर फ्रेंड्स, फंक्शन करता है दो प्रकार से। ध्यान से देखिएगा, बहुत ही शानदार कॉन्सेप्ट है, बहुत ही शानदार कॉन्सेप्ट है, बहुत ही शानदार कॉन्सेप्ट। अगर ध्यान से देखोगे तो मज़ा आ जाएगा आपको। ठीक है, कलेक्टिव नाउन को ना, कलेक्टिव नाउन दो प्रकार से फंक्शन करता है। कितने प्रकार से माय डियर फ्रेंड्स? दो प्रकार से, दो प्रकार से। एक काम करता है यूनाइटेड सेंस की तरह, किसकी तरह? यूनाइटेड सेंस की तरह। और एक काम करता है डिवाइडेड सेंस की तरह, किसकी तरह? डिवाइडेड सेंस की तरह। ठीक है, डिवाइडेड सेंस। ठीक है, यूनाइटेड मतलब जो कलेक्शन होगा, ठीक है, मतलब जो यूनिट, जैसे कलेक्टिव नाउन क्या होता है? कलेक्टिव नाउन होता है ग्रुप, समूह होता है। किसका समूह होता है? किसी पर्सन का, किसी ऑब्जेक्ट का, किसी एनिमल का, इन सब का कलेक्शन ही क्या होता है? कलेक्टिव नाउन होता है। अब जैसे मान लो कोई कलेक्टिव नाउन है, उसमें क्या होंगे? बहुत सारे ऑब्जेक्ट्स होंगे, बहुत सारे एनिमल्स होंगे, बहुत सारे पर्सन होंगे। ठीक है, तो जब वो कलेक्टिव नाउन एक यूनिट की तरह काम करें, कहने का सेंस है सब एक ही काम करें, सबका एक ही ओपिनियन हो, सबका एक ही मत हो, मतलब सब एक यूनिट की तरह काम करें, तो उसे क्या बोलते हैं? कलेक्टिव नाउन। लेकिन जब वही कलेक्टिव नाउन में मतभेद हो जाए, मान लो अलग अलग व्यक्ति की बात हो रही है, या डिवाइड हो गए हैं, सबका एक ओपिनियन नहीं है, सबके अलग अलग ओपिनियन है, सबका अलग अलग काम हो गया है, सब अपने अपने विचारों में बट गए हैं, तो मतलब क्या हो गया? डिवाइड हो गया, डिवाइडेड सेंस हो गया। तो जब डिवाइडेड सेंस होती है, ठीक है, तो ये हो गई सेंस की बात। अब दो ध्यान समझना, जब दोस्तों होती है यूनाइटेड सेंस, ठीक है, जब दोस्तों क्या होते हैं? यूनाइटेड सेंस होती है, तो इसके साथ हम लगाते हैं सिंगुलर वर्ब, क्योंकि हम उसको सिंगुलर नाउन मानते हैं। उसको हम क्या मानते हैं? उसको मान लेते हैं सिंगुलर नाउन, सिंगुलर नाउन मानते हैं, इसलिए वर्ब कैसी होती है? इसलिए आप सिंगुलर वर्ब का यूज करते हो। किसका यूज करते हो? सिंगुलर वर्ब का यूज करते हो। और प्रोनाउन के रूप में इनके साथ हम इट का यूज करते हैं। किसका यूज करते हैं? इट का यूज करते हैं। किसका दोस्तों यूज करते हैं? इट का यूज करते हैं। बात क्लियर? और यदि आपको एडजेक्टिव चाहिए तो हम किसका यूज करेंगे? इट्स का यूज कर देंगे, सिंपल सी बात है। और अगर डिवाइडेड सेंस होती है तो इसे मानते हैं प्लूरल। क्या मानते हैं? प्लूरल। तो इसके साथ आएगी प्लूरल वर्ब, पहली चीज़। इसके साथ क्या आएगी? इसके साथ आएगी प्लूरल वर्ब। और इसके साथ हम प्रोनाउन क्या यूज करेंगे? इसके साथ हम प्रोनाउन यूज करते हैं दे। क्या यूज करते हैं दोस्तों? दे यूज करते हैं। या दे से इसका दे का एक फैमिली है क्या? दियर। दे का एक बच्चा क्या है? दियर है। आप सभी लोग पता होगा कि दियर क्या है? दियर दे का एक पजेसिव केस है। समझ गए बात ना? हाँ, तो अगर यूनाइटेड सेंस तरह काम कर रहा है तो हम उस कलेक्टिव नाउन को मानते हैं सिंगुलर, और उसके साथ यूज करते हैं हम सिंगुलर वर्ब। और प्रोनाउन के लिए हम इट यूज करते हैं, और इट के अकॉर्डिंग हम पजेसिव एडजेक्टिव इट्स का भी यूज कर सकते हैं। लेकिन जब आपका कलेक्टिव नाउन फंक्शन करता है इन अ डिवाइडेड सेंस, तो हम उसको कंसीडर करते हैं एज अ कलेक्टिव नाउन। ठीक है, वह फंक्शन करता है एज अ कलेक्टिव नाउन और उस एज अ प्लूरल नाउन, राइट। मतलब जब आपका कलेक्टिव नाउन फंक्शन करता है एज अ डिवाइडेड सेंस, तो उसके साथ हम लगाते हैं प्लूरल वर्ब, और प्रोनाउन के रूप में हम दे का यूज करते हैं, और इसका पजेसिव केस हम दियर का यूज करते हैं। ठीक है, अब इसी कॉन्सेप्ट का यूज करके हम क्या करेंगे? हम अपने क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, जो हमारे पास ये प्रश्न आए थे दो। ठीक है, चलिए आइए देखते हैं क्या होगा दोस्तों। ठीक है,
तो दोस्तों क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन है द ज्यूरी। अब ज्यूरी क्या है, ज्यूरी ने अपना निर्णय ले लिया है ना। तो अब बताओ ज्यूरी मतलब क्या होता है, आप सभी को पता होगा, जजेस का समूह होता है ज्यूरी। मान लीजिए किसी जज को किसी नियम को पास करना है, किसी फैसलों को लेना है, तो जब सभी जज का एक ओपिनियन होगा, जब सभी जजों का एक ओपिनियन होगा तभी निर्णय आ पाएगा ना। जैसे मान लो 5 लोग हैं, 5 लोगों का एक ही मत होगा तभी रिजल्ट निकलेगा, अदरवाइज रिजल्ट नहीं निकलता है, या तो बहुमत होता है ना। तो कहने के सेंस है, मान लो 2 लोग कुछ कह रहे हैं, 2 लोग कुछ कह रहे हैं और 1 लोग कुछ कह रहे हैं, तो क्या रिजल्ट निकल पाएगा, नहीं निकल पाएगा। तो यहाँ पर जो पहला सेंटेंस है इसमें यूनाइटेड सेंस है, मतलब जो आपका कलेक्टिव नाउन है कैसे फंक्शन कर रहा है, एज अ यूनाइटेड सेंस। तो यहाँ पर कैसे काम कर रहा है, एज ए सिंगुलर काम कर रहा है, तो इसके साथ क्या लगाएंगे हम, यहाँ पर लगाएंगे हैज, ना कि हैव होगा। द ज्यूरी हैज़ टेकन, अब सिंगुलर की तरह काम कर रहा है तो ना डियर होगा ना हीज होगा, सिंपली क्या होगा, इट्स का यूज करेंगे। किसका यूज करेंगे, इट्स का यूज करेंगे। बात क्लियर, ठीक है। तो द ज्यूरी हैज़ टेकन इट्स डिसीजन, ये हमारा करेक्ट स्टेटमेंट हो जाएगा। दूसरा दोस्तों सेंटेंस है, अब ध्यान से देखोगे, कमेटी जो है अपने ओपिनियन में बट गई है, तो डिवाइडेड सेंस है। तो कमेटी यहाँ पर कैसे फंक्शन कर रहा है, एज अ प्लूरल नाउन, तो इसके साथ हम क्या लगाएंगे, हैव लगाएंगे, ठीक है। और यहाँ पर क्या लगाएंगे हम, डियर का यूज करेंगे। किसका यूज करेंगे हम दोस्तों यूज करेंगे किसका, डियर का। बात क्लियर, बाकी ना हीज होगा, ना और होगा, ना इट्स होगा, ठीक है, ना यहाँ पर हैज होगा, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, द कमेटी हैव डिवाइडेड इन दियर ओपिनियन, ये हमारा करेक्ट दोस्तों सेंटेंस हो जाएगा। ठीक दोस्त, बात क्लियर। तो आई होप आपने इस कॉन्सेप्ट को अच्छे से समझा होगा, ठीक है। ठीक दोस्त, चलिए आगे दोस्तों मूव करते हैं। ये दोस्तों हो गया हमारा ये वाला कॉन्सेप्ट। अब मूव करते हैं दोस्तों आगे। अब दोस्तों मूव करते हैं आगे, कॉन्सेप्ट नंबर 8। कॉन्सेप्ट नंबर 8, तो कॉन्सेप्ट नंबर 8 को ध्यान से सभी स्टूडेंट्स देखेंगे। कॉन्सेप्ट नंबर 8 को सभी स्टूडेंट ध्यान देखेंगे और ये हमारा आज का लास्ट कॉन्सेप्ट होगा। ठीक दोस्तों, कॉन्सेप्ट नंबर 8 दोस्तों कॉन्सेप्ट है, ये भी इम्पॉर्टेंट ही कॉन्सेप्ट है जो आपके एग्ज़ाम में बहुत बार पूछा जाता है और बहुत ईजी है। ठीक दोस्तों, ध्यान रखना, ये आपको पता भी होगा। ये कॉन्सेप्ट रिलेटेड है पास्ट इंडिफिनिट टेंस से। किससे रिलेटेड है, पास्ट इंडिफिनिट टेंस से। कॉन्सेप्ट दोस्तों क्या है, कॉन्सेप्ट ये है कि जैसे आप जानते हो कि पास्ट इंडिफिनिट टेंस का स्ट्रक्चर क्या होता है, आप सब्जेक्ट यूज करते हो और सब्जेक्ट बाद यूज करते हो आप द सेकेंड फॉर्म ऑफ वर्ब, और आगे चीज़ों को मेंशन करते हो, यही होता है। इसका निगेटिव का स्ट्रक्चर दोस्तों क्या होता है, निगेटिव का स्ट्रक्चर क्या होता है, आप सब्जेक्ट यूज करते हो प्लस आप डिड यूज करते हो, डिड प्लस नॉट यूज करते हो, और इसके साथ यूज करते हो आप दी फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब, ठीक है, और आगे चीज़ों को मेंशन करते हो, आगे चीज़ों को मेंशन करते हो। बाकी हमें जानने की आवश्यकता नहीं है। बस दोस्तों ब्रीफली इतना कॉन्सेप्ट मैं आपको बताऊंगा, ब्रीफ कॉन्सेप्ट ये बताऊंगा कि यदि आपके पास्ट इंडिफिनिट का जो अफर्मेटिव सेंटेंस होता है उसी के साथ हम क्या यूज करते हैं, उसी के साथ हम सब्जेक्ट बाद क्या यूज करते हैं, जस्ट द सेकेंड फॉर्म ऑफ वर्ब, ठीक, यूज करते हैं। और यदि निगेटिव होता है तो डिड लगाते हैं। दोस्तों मेन कॉन्सेप्ट जो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि यदि आपके सेंटेंस में डिड का यूज होता है, डिड, अगर आपने अपने सेंटेंस में डिड का यूज कर दिया है, ठीक है, इट इज़ वेदर निगेटिव सेंटेंस और इंट्रोगेटिव सेंटेंस, इट डजेंट मैटर। अगर आपने डिड का यूज कर दिया है तो आपके सेंटेंस में हमेशा कौन सी फॉर्म आती है, द फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब, द फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब आती है। ये बात ध्यान रखना, आपको सर इतना इजी कॉन्सेप्ट है, इजी कॉन्सेप्ट है, बट एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं तो क्या करोगे, ठीक है। जैसे इस बार के, जैसे मैं आपको इस बार का जो सिचुएशन हुआ था उसके 2 क्वेश्चन मैं आपको दिखा रहा हूँ, ठीक है। बहुत इजी क्वेश्चंस आए थे, बहुत इजी क्वेश्चंस, किसके बेस पर, इन्हीं के बेस पर। चलिए तो ध्यान से देखिएगा। जैसे हमने कहा ही, हमने दोस्तों एग्जाम्पल क्या लिया, हमने दोस्तों एग्जाम्पल लिया ही डिड नॉट, ठीक है, ही डिड नॉट कॉल्ड मी, ही डिड नॉट कॉल्ड मी यस्टरडे, ही डिड नॉट कॉल्ड मी यस्टरडे, ठीक है। और ये दोस्त मैंने क्वेश्चन अपने मन से बनाया, लेकिन जो इस बार का सिचुएशन में आया था बहुत सिंपल क्वेश्चन आया था, क्वेश्चन आया था ही डज नॉट लाइक्स मी, ही डज नॉट लाइक्स मी, ही डिड नॉट लाइक्स मी।
और मैं आपको एक क्वेश्चन और बता रहा हूँ जो उसमें पूछा गया था, कहाँ पर, CGL में 2023 का जो प्री हुआ था उसमें पूछा गया था, नीतू हैव बीन वेटिंग फॉर his friends for her friends for a long time ठीक है। अब जैसे ध्यान से देखोगे, पहला क्वेश्चन क्या है, अब आपने इस डिड का यूज कर दिया तो क्या आएगी, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी, तो बिल्कुल बेसिक सही रहे कॉल। और दूसरी चीज़ तो ध्यान रखना, जैसे आपके सेंटेंस में यहाँ यस्टरडे है, एक पास्ट को रिप्रेजेंट करने वाला एक वर्ड है ना, एक टाइम है जो पास्ट टाइम को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो ऐसे अगर आपके सेंटेंस में पास्ट के टाइम को रिप्रेजेंट करने वाली वर्ड्स आए, जैसे यस्टरडे हो गया, एगो दोस्तों आ गया, जैसे 2 days एगो, 5 days एगो, 2 years एगो, लास्ट आ गया, लास्ट नाइट, लास्ट मंथ, लास्ट ईयर ना, जैसे इन 2010, 2001, मतलब पास्ट का कोई भी टाइम हो सकता है। तो हमेशा हम कौन सा टेंस यूज करते हैं, पास्ट इंडिफिनिट टेंस यूज करते हैं, ध्यान रखना है, ठीक है। और जैसे यहाँ पर ही डज नॉट लाइक्स मी, अब जानते हो अगर आपने डज नॉट लगा दिया तो हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है ना, हमेशा क्या आती है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है। जैसे पास्ट इंडिफिनिट टेंस में वर्ब की सेकेंड फॉर्म केवल कहाँ यूज होती है, केवल यूज होती है प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस में, वैसे ही जो वर्ब की फर्स्ट सब्जेक्ट बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है, या वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ यस या ईएस कहाँ यूज करते हैं हम, प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस में। और उसके बाद हम हमेशा, चाहे वो नेगेटिव सेंटेंस हो चाहे इंट्रोगेटिव सेंटेंस हो, क्या यूज करते हैं, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज करते हैं। तो ये देख, जैसे यहाँ पर डज लगाया तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आ जाएगी, ठीक है। और यहाँ पर क्वेश्चन क्या होगा, नीतू के साथ क्या आएगा, नीतू के साथ क्या होगा, सिंपली हैज़ होगा, क्या होगा, हैज़ होगा। तो ये बेसिक एरर्स हैं जो आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो ये भी आपको रिपेयर करके जाना है, ठीक है। तो यदि आपने टेंस नहीं पढ़ा है तो एक बार आप क्विकली टेंस पूरा मत पढ़िएगा, क्योंकि इस समय तो है बहे नहीं, हेल्पिंग वर्ब्स पढ़ लीजिएगा, ठीक है। जब आप देखो क्या काम, जब आप हर एक टेंस की हेल्पिंग वर्ब पढ़ लोगे ना, हेल्पिंग वर्ब, जब आपको हेल्पिंग वर्ब क्लियर हो जाएगी ना, अगर आपको हेल्पिंग वर्ब क्लियर है ना तो इससे 2 चीज़ें क्लियर होंगी। आप एक बार देख लेना एक्टिव और पैसिव वॉइस, और देख लेना नरेशन कि हम कहाँ चेंज करते हैं, हम चीज़ों को कहाँ चेंज करते हैं। अगर ये देख लोगे ना तो बात क्या हो जाएगी, क्लियर हो जाएगी, नरेशन ना। क्योंकि ये चैप्टर्स ऐसे हैं, अगर आपको हेल्पिंग वर्ब की जानकारी है तब भी कर जाओगे इन्हें, ठीक है। तो इन पर कमांड जरूर कर लीजिएगा, ठीक है दोस्तों। ओके माय डियर फ्रेंड्स, तो आज की क्लास में हमने 8 कॉन्सेप्ट की बात की है, और ठीक है, बाकी हम कल सीखेंगे। यदि क्लास इतनी भी पसंद आई तो क्लास को आप लाइक कर देंगे, शेयर कर देंगे, और इंग्लिश भी सत्यम को कर देंगे सब्सक्राइब, ठीक है। और जो भी आपके क्वेश्चंस हो सकते हैं, जो भी आपकी क्वेरीज हो सकती हैं, आप उसे कमेंट बॉक्स में ज़रूर, ठीक है, बताया करें। आई विल कंसिडर इट। ओके, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।